हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम CAPF AC 2017 का जो पेपर हम सोल्व कर रहे थे उसका आज पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, तो अब तक हम जो 4 पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन सोल्व करा था, आज हम 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट चेंज व्हेन इट इमिट्स। तो देखो, कोई भी जो एटॉमिक होता है, एटम होता है, जो लार्जर एटम होता है, यानी कि जिसका जो एटॉमिक मास जनरली 92 से अधिक होता है, उसे ट्रांस यूरेनिक आप कहते हैं, क्योंकि जो 92 एटॉमिक नंबर है वो यूरेनियम का होता है। तो यूरेनियम से अधिक जो होता है वो सेल्फ डीके होते रहता है। तो जब डीके होता है तो क्या होता है कि एटम जो है वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद उसमें से छोटे छोटे एटम टूटते हैं और अल्फा बीटा और गामा जैसे रेडिएशन निकलते हैं। तो देखो, इसमें कह रहा है कि किसमें जो है कि मास नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं होगा, तो अल्फा में होगा। तो देखो, 3 में अल्फा है। अल्फा में क्या होता है? अल्फा आपका जो होता है 2He4 होता है। 2He4 के बराबर एक तरह से होता है, यानी कि अर्थात हीलियम, एक्चुअली वो हीलियम नहीं होता है, लेकिन वो जो इक्विवेलेंट 2 होता है 2He4। 2 का मतलब यहाँ 2 प्रोटॉन होगा आपका और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो देखो, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मास नंबर होता है, कंबाइंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है उसे मास नंबर कहते हैं। तो देखो, अल्फा में चेंज हो रहा है, लेकिन बीटा और गामा, तो बीटा देखो क्या होता है। बीटा दो टाइप के होते हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस रेडिएशन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रेडिएशन होता है। बीटा प्लस रेडिएशन जो होता है पॉजिट्रॉन रेडिएशन होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन होता है वो उससे मास नंबर चेंज नहीं होता है। तो अल्फा से होता है, तो 3 में आपका अल्फा है, तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन मार्च 2017 हाई कोर्ट इन इंडिया हैड accorded a status of living human entities to which two of the following rivers। तो देखो, ये जो है ना कि हमारी रिवर, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, और इनफैक्ट आज की डेट में वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हम वाटर बॉडी को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि गंगा और यमुना और बहुत सारे गोदावरी, कृष्णा, एन नंबर ऑफ रिवर्स जो हैं वो हमारे लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए लाइफ लाइन रहे। चाहे किसी भी एज में आप कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाओ, तो या प्रिमिटिव सोसाइटी हो, वाटर सबको जरूरत होती है। एट नो टाइम यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। आपके पास लैपटॉप ना हो, कंप्यूटर ना हो, इंटरनेट ना हो, सर्वाइव कर सकते हो। भोजन के बिना भी आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन वाटर बहुत अधिक चाहिए। तो वाटर, एयर, ये सब जो है बेसिक नेसेसिटी है। तो इन चीजों को देखते हुए जो गंगा और यमुना को है लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया, यानी कि, और वहां के जो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी थे स्टेट के, उन्हें दिया गया एज ए गार्जियन के तौर पे कि आप जो भी हैं इन चीजों इनको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे आप कोई लिविंग बीइंग है तो उसे हार्म पहुंचाएंगे तो वो कोर्ट में जाएगी ना। अब नॉन लिविंग बीइंग है तो उसे आप हार्म पहुंचाते हैं, तो वो आपको खुद से शिकायत नहीं कर सकती है ना, लेकिन उनके बिहाफ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसको करेंगे। तो ये सारी चीजें यदि इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करोगे तो ये आपको एसे रिपोर्ट राइटिंग वगैरह में भी काम आएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following statements about land tenure system is not correct। तो देखो, ब्रिटिश राज के दौरान आपका जो भी था, जमींदारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था। ठीक है, तो जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी। जमींदारी में एक तरह से क्या था कि जो सिस्टम था वो डोनेट किया जाता, ये असाइन किया जाता था जमींदार को कि आप ये एरिया के जमींदार आप हैं, और वो रेवेन्यू जो है आप कलेक्ट करेंगे और हमें उसे देंगे। तो नॉर्मली क्या होता था कि 11 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। तो 10/11, तो 11 पार्ट में जो डिवाइड किया गया, तो 10 पार्ट जो होगा वो गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, और 1 पार्ट जो था वो जमींदार खुद रखते थे। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 3 कैटेगरी ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम, जमींदारी, महलवारी एंड रैयतवारी वेयर इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, सही है, जमींदारी, महलवारी और रैयतवाड़ी आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे अधिक एरिया में जो था रैयतवाड़ी था। अंडर जमींदारी सिस्टम लैंड वाज हेल्ड बाय वन पर्सन और
एट द मोस्ट बाय अ फ्यू जॉइंट ओनर्स हु वेयर रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट ऑफ। वही चीजें हैं, मैंने बोला ना कि जिसको अलॉट कर दिया गया और 11 पार्ट में से 10 पार्ट जो है वो सरकार को सबमिट करेगा, जमा करेगा पेमेंट, और 1 पार्ट जो है वो खुद रखेगा। अंडर द महालवारी सिस्टम द एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग टू द गवर्नमेंट। नहीं, महावाल ये गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। महालवारी सिस्टम में क्या होता था कि जो गांव है उसको जब महाल या 1 या 2 गांव को, 3 गांव को डिपेंडिंग ऑन मिला करके महाल बनाया जाता था, और उसके बाद उसमें कुछ लोगों को वहां असाइन किया जाता था कि ऐसे आपका ड्यूटी होगा कि वो उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके, लेकिन जो लैंड पर जो मालिकाना हक होता था वो उस एरिया के लोगों को, किसानों को और गांव वालों का होता था। तो ये आपका गलत हो गया, यानी आंसर आपका सी हो गया। अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम द इंडिविजुअल होल्डर्स हैड द परमानेंट राइट्स ओवर लैंड एंड वेयर डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। हाँ ठीक है, रैयतवाड़ी में डायरेक्ट तो 3 सिस्टम हमारे पास। जमींदारी में जमींदार की रिस्पांसिबिलिटी होगी, महलवारी में गांव के कुछ लोगों की रिस्पांसिबिलिटी होगी, और रैयतवाड़ी में इंडिविजुअल। अभी देखो क्या है सिस्टम, अभी भी वही है, रैयतवाड़ी टाइप का ही मान के जमीन इंडिविजुअल पर्सन का बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो अपना मालगुजारी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो रेवेन्यू जमा करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। तो फोटिक कंडीशन, फोटिक कंडीशन का मतलब है ना कि प्रकाश वहां पहुंचना चाहिए। विदाउट जो प्रकाश है, विदाउट लाइट है, सनलाइट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इस पूरे पृथ्वी पर जो किसी भी पार्ट में कहीं ना कहीं वो आपका सन है, लेकिन देर आर लॉट ऑफ पार्ट जो जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, चाहे पृथ्वी के एक्सट्रीम डीप में या समुद्र के डीप गहराई में, वहां नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जो कोरल रीफ के ग्रोथ के लिए सॉइलो वाटर चाहिए, इस वजह से छिछला पानी चाहिए, यानी कम गहरा चाहिए जहां की प्रकाश पहुंच सके। तो ये फोटिक कंडीशन पहला होना चाहिए। क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर, हाँ ये सही होना चाहिए। अब देखो सी सैलिनिटी ऑफ 6%, देखो सी सैलिनिटी जो है वो पार्ट पर थाउजेंड में डिसाइड होता है, और ये जो आपका 6% परसेंटेज का मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर जगह में 6% पाया जाता है। तो यदि आपको ये पता होता तो आप एटलीस्ट 2 को इजिली आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये जो है ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कंडीशन है, इसको प्राप्त करना, ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्लेसेस में पाया जाता है, तो ये तो आपका नहीं होना है। तो आपका 2 आंसर तो ऑलरेडी ये हो गया। अब देखो 1, तो 1 तो फोटिक कंडीशन हमारे पास है ही है, तो जब 1 सही है हमारा और 3 नहीं है तो हमारे पास ओनली 1 विकल्प बचता है। ट्रॉपिकल सी वाटर विद टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्चुअल में जो है क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन जो ये आइडियल एक तरह से प्रॉपर तरीका से कंडीशन है, लेकिन जो आपका ग्रोथ होता है इससे अधिक रेंज में भी होता है। आप देखोगे जब सर्च करोगे तो आपको मिलेगा जनरली जो है वो 20 से 32 डिग्री मिलेगा, ठीक है, 20 से 32 डिग्री। लेकिन जो प्रॉपर कंडीशन है, जो अच्छे से डेवलप करने का, वो 20 से 21 जो है बहुत अच्छा कंडीशन है। तो आप आराम से, बहुत बार इसी वजह से है ना कि आप कुछ ऑप्शन को आपको लगेगा सही है, कुछ को एलिमिनेट आप कर सकते हो, तो जिसको एलिमिनेट किए, अब देखो हमने एलिमिनेट सी का कर दिया, 3 का कर दिया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन फोटिक कंडीशन है तो हमारे पास इजीली क्वेश्चन आंसर मिल गया, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉल्यूशन। तो कैडमियम पॉल्यूशन का आपका जो है वो इटाई इटाई होता है। तो इटाई इटाई का मतलब होता है इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। तो ये जो होता है जापानीज टर्म, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। तो इसमें दर्द यानी कि बहुत होता है, जो ज्वाइंट आपका है, स्पाइनल कोड है और ज्वाइंट्स, तो यहाँ बहुत दर्द होता है। तो ये कैडमियम पॉल्यूशन के कारण, मिनमाटा हम देखे हैं ऑलरेडी, पारा के कारण होता है, फ्लोरोसिस जो होता है वो फ्लोराइड के कारण होता है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम हम कल वाले में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी के कारण जो होता है बच्चे का स्किन जो है वो ब्लू होने लगता है। तो ये वाला हम कल वाले क्वेश्चन में यानी कि पार्ट 4 वाले में हमने देखा था, तो ये इटाई इटाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। तो ये होगा अल्ट्रावायलेट आपका बी रेडिएशन वाली। देखो जो भी आपका अल्ट्रावायलेट ए और बी, 2 टाइप के रेडिएशन होते हैं, लेकिन जो आपका ओजोन है वो बी को रोक पाता है, ए को नहीं रोक पाता है। ए जो है वो पृथ्वी पे पहुंच जाता है, और इसी के कारण जो स्किन में रिंकल, जो कहते हैं ना कि ओल्ड एज में देखोगे जो आपका स्किन है सिकुड़ जाता है, ये रिंकल हो जाता है, या फिर प्रीमेच्योरली
डेथ हो जाता है स्किन के सेल्स का, तो वो एजिंग, यानी कि एजिंग का कैसे देखते हो कि स्किन वगैरह आपका सिकुड़ने लगता है, तो वो चीज, तो वो ए के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट ए के कारण होता है। तो बी को ये रोक पाता है, ए को नहीं रोक पाता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट फॉर, तो इसमें से जो नेट आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। देखो क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी आपका फूड तैयार करने में कुछ एनर्जी लॉस भी होता है, तो एनर्जी आया, एनर्जी लॉस हुआ, तो जो एनर्जी शुद्ध तैयार हुआ, मान के चलो ना कि फूड तैयार करना है, प्लांट्स फूड तैयार कर रहे हैं, तो वो रिस्पायरेशन भी करते हैं, सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, तो मान के चलो 100 कैलोरी आया, लेकिन 20 कैलोरी लॉस हो गया, तो यानी 80 कैलोरी प्रोड्यूस हुआ, तो 80 कैलोरी जो हुआ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी हुआ। और प्राइमरी इस वजह से कि जो प्लांट्स वगैरह हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन द हैबिटेट इज कॉल्ड, तो ये आपका जो होता है ऑटो इकोलॉजी होता है, ये डेफिनेशनल टर्म है कि स्टडी ऑफ ए सिंगल स्पीसी एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन द हैबिटेट, जहां वो रहते हैं उस सिंगल स्पीसीज के बारे में। देखो दो टाइप की स्टडी करनी पड़ती है, एक सिंगल स्पीसीज की करनी पड़ती है और एक मल्टीपल स्पीसीज का कंबाइंड इन्वायरमेंट का करना पड़ता है। सिंगल स्पीसीज का देखोगे कि बहुत सारे स्पीसीज जो है इंडिविजुअली लुप्त होते जा रहे हैं। मान के चलो ना कि जैसे गिरनार में अभी देखो रिसेंटली न्यूज में था कि गिरनार में, गिर रेंज में जो आपके एशियाटिक लायन है, उनका पॉपुलेशन 674 हो गया है। लास्ट टाइम 529 था, लास्ट जो सेंसस हुआ था, और अभी जो सेंसस हुआ उसमें 674 हुआ, यानी कि ये अच्छा खासा 29% बढ़ा। तो 29% बढ़ा तो ये बहुत खुशी की बात है। तो लेकिन आप देखोगे कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण बहुत सारे जो एशियाटिक लायन है उनका डेथ हो गया था। इनफैक्ट दुनिया के और पार्ट में भी, अफ्रीका में भी बहुत सारे लायंस का कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण डेथ हो गया था। तो ऑब्वियसली बात है, इंडिविजुअल स्पीसीज का स्टडी करोगे, यहाँ आप लायन का स्टडी कर रहे हो ताकि हम लायन के जो पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको इंक्रीमेंट कर सके। जैसे आप देखोगे रॉयल बंगाल टाइगर वगैरह, तो इंडिया में टाइगर का भी पॉपुलेशन बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल स्पीसीज को भी स्टडी करते हो और एज वेल एज आपका कंबाइंड भी स्टडी करते हो, किसी पर्टिकुलर जो एरिया है उसका भी करते हो। तो जो इंडिविजुअल का करते हो तो उसे ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following statements about the equatorial region are correct? तो इक्वेटोरियल रीजन जनरली जो होता है, इक्वेटर जो हमारा है, जो भूमध्य रेखा जो है उसके आसपास का जो रेंज होता है, नदर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर, तो दोनों के कंबाइंड को जनरली 5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर और 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में जो पार्ट है उसे इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। इक्वेटोरियल रीजन का विशेषता ये है कि मोर और लेस टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है, रेन बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि इट इज ए मेगा थर्मल रीजन। हाँ ठीक है, मोर और लेस जो टेम्परेचर होता है वो अच्छा खासा 20+ जनरली हमेशा ये रहता है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, इट इज स्क्लेरोफिल रीजन। स्क्लेरोफिल रीजन का मतलब होता है ना कि वहां का जो लीव्स वगैरह, पत्तियां होती है वो बहुत हार्ड होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो नहीं होता है, वहां के जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियां बहुत हार्ड होती है, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट, नहीं, ये देखो हाई डेवलपमेंट इस एरिया में नहीं हो सकता, क्योंकि जो रेगुलर बारिश वगैरह होता है ये इस कारण से, जैसे मिट्टी वगैरह का होता है, लीचिंग हो जाता है, वो धुल जाता है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है, इट इज अ रीजन ऑफ एरियल स्ट्रीमलेट्स, यानी कि लघु सरिताएं जो होता है, लागू नहीं है सॉरी, ये लघु हो जाएगा, ठीक है ना, लघु सरिताएं तो होता है, यानी कि जो आपका आकाश में और बहुत सारी चीजों को जो होता है स्ट्रीम, यानी कि जो निकलते रहता है, ठीक है ना, तो इसका 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following statements about the Himalaya is not correct? तो they are young fold mountain, एकदम ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। they are geosynclinal rocks, तो ये कह रहा है कि ये जियोसिंक्लिनिकल रॉक है, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली क्या है ना कि ये आपका जो है जियोसिंक्लिनिकल जो है, एक तरह से अब ये कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया ना उसके बाद इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ ये चीजें हैं कि दे हैव
जियोसिंक्लिनिकल रॉक हैं वो आपका जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट हिमालय फ्रॉम तिब्बत, नहीं ये गलत है। जो हिमालयन आपका फ्रंटल फॉल्ट है वो आपका जो लोअर ये सदर्न रेंज का जो हिमालय है वो उसको गंगेटिक प्लेन से, गंगा के प्लेन से सेपरेट करता है। तो जो तिब्बत है वो आपका नदर्न पार्ट में है, तो ये गलत है, यानी कि सदर्न पार्ट जिसे दिवाली रेंज भी कहते हैं, ठीक है ना, सदर्न पार्ट वाला जो जिसको ये गंगा जो आपका जो क्षेत्र है, गंगा का डेल्टा है, गंगा का प्लेन है, उसको से ये करता है, तो वो उसे दिवाली रेंज कहते हैं। तो इसमें आपका सी गलत है, तो ये आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडस एंड सतलज रिवर्स फॉर्म एंटीसीडेंट ड्रेनेज इन हिमालय। एंटी तो हाँ ये सही है। देखो एंटीसीडेंट ड्रेनेज का मतलब है कि जो आपका रिवर का कोर्स है वो वहां के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद भी वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि हिमालय से बनने से पहले से ये रिवर एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म देखोगे कि जनरली बारिश के मौसम में जो होते हैं थंडरस्टॉर्म, तड़ित झंझा यानी बिजली वगैरह ये कड़कती है, तो उसके कारण जो होता है ना बहुत सारे लोगों का और एनिमल्स बीइंग प्लांट्स वगैरह का भी डेथ हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ये कंडीशन नहीं है, तो देखो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ये सी है, तो ये कंडीशन नहीं है। एडवेक्शन ऑफ कोल्ड ड्राई एयर इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर एंड वार्म मॉइस्ट एयर इन द अपर, ये जो होता है ना वार्म मॉइस्ट जो होता है लोअर और मिडिल में होता है, लोअर एंड मिडिल में, तो ये अपर ट्रोपोस्फेयर नहीं, लोअर एंड मिडिल ट्रोपोस्फेयर में आपका वार्म मॉइस्ट एयर होता है, तो ये आपका गलत है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेट्स टू, तो ये एक डेफिनेशनल टर्म है कि इकोलॉजिकल नीड्स जो है वो स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये आपका हो जाएगा। तो ये डेफिनेशनल टर्म है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है तो वो किसी एरिया में रहता है, तो उस एरिया में रहने के लिए उसे कंडीशन, आइडियल कंडीशन चाहिए, उसे फूड चाहिए, सारी चीजें चाहिए, वो मूवमेंट कर सके, तो उसे हम इकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्री स्विमिंग माइक्रोस्कोपिक एनिमल इन एन एक्वेटिक इन्वायरमेंट आर रेफर टू एज, तो ये एक डेफिनेशन है, इसे नेक्टॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट द टर्म बायोमैग्निफिकेशन, तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है ना कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जो केमिकल है, जो हजार्डस केमिकल हैं, नॉन डिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट हैं, वो उनका मात्रा जो है बढ़ते जाता है, तो ये आपका सी हो जाएगा। एक्युमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थ्रू फूड चेन। देखो ऐसे को समझो कि मान के चलो कि हम प्लांट में अपना खेतों में कुछ फर्टिलाइजर्स केमिकल चीजें यूज किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन वगैरह जो भी मीन्स पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स, अब ये क्या हुआ ना कि वो पूरा नष्ट नहीं हुआ और मान के चलो मछली उसे खा गई, तो छोटी मछली पहले उसको खाई तो उसके बॉडी में जमा हुआ, फिर उसके बाद उसे बड़ी मछली खाई तो उसमें ज्यादा जमा हुआ, फिर उस बड़ी मछली को ह्यूमन बीइंग ने खाया तो ह्यूमन बीइंग में वो ज्यादा जमा हो गया, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते वो बढ़ते जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखोगे डाइक्लोफेनाक के कारण जो हुआ कि हमारा गिद्ध वल्चर का जो पॉपुलेशन हुआ 99% खत्म हो गया। इसका कारण क्या था कि जो डाइक्लोफेनाक था उसे दर्द निवारक दवा के रूप में उसे दिया जाता था एनिमल्स को, तो वो एनिमल बीइंग में एक्युमुलेट होते गए, जब वो एनिमल बीइंग मरे, उनका डेथ हुआ, तो गिद्ध जो वल्चर है वो उसको खाए। अब वो उसको जब खाए तो क्या हुआ कि वो उनमें अधिक जमा हो गया और अमाउंट जितना रिक्वायरमेंट था उससे, यानी टॉलरेशन जो था जितना वो बर्दाश्त कर सकते थे उससे अधिक जमा हो गया, तो उनका डेथ हो गया आहार माध्यम से। ठीक है से, ठीक है, तो ये इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट which one of the following statements about air pollution caused by diesel engine is correct, तो कह रहा है कि डीजल इंजन के कारण, देखो जनरली जो हमारे पास अभी 3 टाइप्स के इंजन हैं, इनफैक्ट एक आप इलेक्ट्रिक वाला कहोगे तो 4 टाइप्स के नॉर्मली, तो एक डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, सीएनजी और आपका एक हाइब्रिड, यानी या हाइब्रिड कहो या इलेक्ट्रिक बोलो।
ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रिक स्पेशल होते हैं और कुछ हाइब्रिड होते हैं कि जहां तक जरूरत है उसे इलेक्ट्रिक से चला सकते हो, और अदरवाइज या फिर सीएनजी और पेट्रोल में सेम सिचुएशन होता है कि जहां तक आपका सीएनजी से चल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आप पेट्रोल से भी चला सकते हो। तो जो डीजल इंजन है, देखो ट्रक्स वगैरह है तो डीजल इंजन जो है जनरली बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। तो कह रहा है कि डीजल इंजन के संबंध में कौन सा करेक्ट है। तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर टेम्परेचर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपका सी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, which one of the following is a major effect of long term consumption of drinking water containing little यानी कि लेस देन 0.5 ppm पार्ट पर मिलियन और नो फ्लोराइड्स। तो कैविटी एंड डीके, कैविटी ऑफ टूथ जो होता है दांत का, देखो फ्लोराइड का होना कुछ मात्रा में जरूरी होता है, लेकिन यदि अधिक हो गया तो वो भी दिक्कत है। तो एक टोलरेबल लेवल, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो आपका रेडिएशन है, तो केमोथेरेपी में रेडिएशन का यूज किया जाता है, तो वो आप कंट्रोल्ड वे में यदि यूज करते हो तो वो ट्रीट करेगा, जैसा कैंसर के यूज में ये ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है। लेकिन वही ज्यादा एक्सपोजर करोगे तो वो डेथ का कारण बन जाएगा। तो सेम सिचुएशन है। तो फ्लोराइड जो आप बहुत कम मात्रा में होगा तो कैविटी हो जाएगा, दांत में जो होल हो जाता है वो हो जाएगा। बहुत अधिक रहेगा तो दांत झरने लगेगा, वो तो प्रॉब्लम ये होगा। तो कैविटी इन टूथ। नेक्स्ट है, कार्बोरेंडम इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव बिकॉज। तो जो कार्बोरेंडम होता है, अपघर्षी का मतलब है ना कि कुछ चीज में जैसे जंग वगैरह छुड़ाने में या फिर बहुत सारा चीजों में धार लगाने और ये सारी चीजों में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, तो इसके कारण यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन। देखो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक मटेरियल जो है ये डिग्रेड नहीं होता। यदि ये डिकम्पोज हो गया हुआ होता, मान के चलो बैक्टीरियल एक्शन के कारण ही, तो प्लास्टिक का समस्या जो है, जैसे देखो आप 2018 का जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे देखोगे जो 5 जून को सेलिब्रेट करा जाता है, तो उसमें क्या था, बीट द प्लास्टिक। तो वो थीम ही रखा गया था कि प्लास्टिक का यूज को कम करें। अब प्लास्टिक यदि डिग्रेड हो गया हुआ होता इस चीज को, तो ये हमारे एक पृथ्वी पर का ना वन ऑफ द मेजर जो चैलेंज है इस समय, ह्यूमैनिटी जो चैलेंज फेस कर रही है उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसे नष्ट किया जा सके, उसे खत्म किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता था। तो प्लास्टिक मटेरियल को वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब देखो पहला सुल्तानपुर है, तो सुल्तानपुर ये बर्ड सेंचुरी का रहा है। अब देखो एक चीजें है यहाँ, प्रॉब्लम है, ये फॉर्चुनेट है कि इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होता। सुल्तानपुर एक जगह आपका उत्तर प्रदेश में भी है, बहुत फेमस जगह है। इनफैक्ट आपके ये जो वरुण गांधी आपके हैं, तो वो उस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुल्तानपुर ऑब्वियसली बात है एक यूपी में है, लेकिन जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है तो ये आपका हरियाणा में है। तो कहीं ना कहीं चलो ये 3 नहीं दिया है इसमें, तो ये आपके लिए सही आसान है, हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। तो अब ये और सी और डी हमारा एलिमिनेट हो गया, कि अदरवाइज देखो 3 दिया हुआ होता तो ये ज्यादा चैलेंजिंग होता। अब देखो मान के चलो कि ये आपका बन गया, इसमें क्या है ना कि जो आता है आपको वहां से चलो, तो सुल्तानपुर हरियाणा में है और नवाबगंज जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। तो सी का 3 होना चाहिए, ए का 2। तो देखो ये ए का 2 तो दोनों में है आपका, लेकिन सी का 3 ये हो गया। तो आपका राइट आंसर ये हो गया। तो कुलिक जो है वेस्ट बंगाल में है आपका, तो कुलिक आपका वेस्ट बंगाल में हो गया, ठीक है ना। दूसरा आपका फिर अब ये बचा, तो आपका अतिवेरी जो ये है कर्नाटका में है, तो आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखो इसमें भी यही करना है कि जो आप जानते हो उसको आप लिखो। अब देखो कान्हा जो है, कान्हा का हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, जो आपका भूर सिंह द बड़ा सिंघा था। तो वो जो कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो आपका कान्हा जो डी देखोगे, तो डी का क्या होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए। तो डी का जब 2 होता है तो हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए और बी, ठीक है। तो डी का हमको 2, तो अब ये और ये आपका बचा। बेतला देखो, बेतला जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, तो बेतला का आपका क्या होना चाहिए, ये सी का 1 होना चाहिए।
तो सी का 1, अब हमारे पास यही विकल्प बच रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इंडिया का जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड आपका कहाँ पड़ता है, ये यहाँ पड़ता है 4 में। फिर नेवरा वैली जो है, तो नेवरा वैली जो आपका है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट आपका जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये देखो, ये नेपाल है आपका, ये आपका भूटान है, तो यहाँ जो दार्जिलिंग के आसपास का एरिया जो है वो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वहां पास में पड़ता है, तो वो है। तो आपका ये डी आंसर हो गया। तो जहां जानते हो आप उस चीज को करो। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एरिया वेयर रेनफॉल एक्सीड्स 250 सेंटीमीटर, annual temperature 25 degree centigrade to 27 degree centigrade, average humidity exceeds 75%, trees do not shed the leaves। तो ये जो क्या होगा, ये ट्रॉपिकल बेट एवरग्रीन होगा। देखो, जो एवरग्रीन का मतलब ऐसे समझो, तो दो तीन आपके पास एवरग्रीन है, तो एक ही आपका पहले एलिमिनेट हुआ, तो इसके कारण से कि ट्रीज डू नॉट शेड द लीव्स, यानी पत्ते साल भर, होता क्या, ऐसा नहीं है कि पत्ते नहीं गिरते हैं, लेकिन वो उसमें लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है। तो कभी कोई पत्ते गिराए, कभी कोई पत्ते गिराए, तो एग्रीगेट जो होता है हमेशा हरा दिखता है। तो ये आपका इससे ये हो गया। नेक्स्ट है आपका एवरेज एरिया वेयर रेनफॉल एक्सीड्स 250 सेंटीमीटर। तो जब 250 सेंटीमीटर हुआ तो ये ड्राई वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये इनफैक्ट इसी से आपका हो जाता है कि ट्रॉपिकल बेट एवरग्रीन, ये हमेशा वो ऑब्वियसली है, पानी 250 सेंटीमीटर बहुत होता है, तो उसके कारण आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आप जहां जहां से पॉइंट्स है उसको कंसीडर करते चलना है। नेक्स्ट है, which of the following statements related to tribes in India are correct? Tharu tribes are found in Uttar Pradesh and Uttarakhand। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया फर्स्ट। दूसरा, इरूला, चेंचू एंड सुमाली ट्राइब्स आर फाउंड इन केरला, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। अब है गरासिया ट्राइब्स आर फाउंड इन गोवा, ये गलत है। गरासिया जो है ये आपका गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात और राजस्थान, तो ये आपका गलत हो गया। गड्डी ट्राइब्स आर नोमैडिक हर्डर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, तो ये सही है। तो यानी 1, 2 एंड 4 हो गया सही। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिंग ऑफ फायर। इस पर भी देखो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये है, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कमपेसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्कानो, ठीक है, ये सही है। तो यानी कि ये जो पेसिफिक ओशन में, तो इसमें वोल्कानो रेगुलर आते रहता है। इनफैक्ट जो वोल्कानिक इरप्शन है तो ये बहुत ज्यादा इसमें होता है, और आपका इनफैक्ट अर्थक्वेक भी जो है वो बहुत ज्यादा इस एरिया में आता है। नेक्स्ट, इट इज एन एक्टिव सिस्मिक जोन, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि यहाँ जो है इनफैक्ट 70% जो है अर्थक्वेक जो है वो इस एरिया में आता है। इट इज अ जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, नहीं, ये जो है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन के कारण है। तो इसमें स्टेटमेंट जो यानी 3 जो ये डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन ना होकर के ये कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है, तो यानी कि 1 एंड 2 हो जाएगा। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन का मतलब है कि दो डिफरेंट प्लेट आकर के यहाँ कन्वर्ज होते हैं, मर्ज होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुमला पास। तो बुमला पास आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। देखो मोर और लेस पास से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आपका बुमला पास जो है अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर बी आपका हो जाएगा। Next, which one of the following is located in the southernmost latitude? तो southernmost latitude आप देखोगे नो डाउट, जैसे ये सारे के सारे जो हैं सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, लेकिन इसमें जो कह रहा है सदर्न मोस्ट टिप पे जो क्या है वो चिले है। चिले का देखोगे कि लंबा सा उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो वो बहुत सा लंबा सा है, तो वो उसका जो लास्ट आखिरी पॉइंट है इसमें पोलिनेशिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास में बिलोंग करता है, और ऑस्ट्रेलिया आपका ऑब्वियसली है, और साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका इनफैक्ट ऑलरेडी आप इसको एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। तो इसमें प्रॉब्लम एक तरह से देखा जाए ना तो कंफ्यूजन आपको सी और डी में हो सकता है, तो चिले का जो है वो लोकेशन सबसे ये नीचे में है। तो ये देखो 25 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और नेक्स्ट अब 20 क्वेश्चंस 2017 वाले में बचता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब एप्टीट्यूड वाला बचता है, तो हम उसे कर देंगे। और
प्रीवियस ईयर पेपर कंटिन्यू देखते रहो, इससे हेल्प आपका होगा। बहुत बार एलिमिनेशन राउंड में कि किस ढंग से हम एलिमिनेट करते हैं, हम कंप्लीट आंसर नहीं जानते हैं, बट स्टिल हम उस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट ये है कि हम आंसर तक पहुंचे। और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि इन एवरी एग्जाम ऑलमोस्ट जो यूपीएससी का होता है 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, 30% जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, बीच के होते हैं, और 20% जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो आपके लिए ट्राई आपको क्या करना है कि इजी क्वेश्चन मैक्सिमम करो, और मॉडरेट जो मिड टू डिफिकल्ट है वो उसको अधिक से अधिक करने की कोशिश करना है, और जो एक्सट्रीमली टफ है उसे बहुत ज्यादा ये करने की कोशिश नहीं, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप डालें, और हमें यदि जरूरत है तो आप पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इस व्हाट्सएप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।